जनरल स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सोचिए कि आसमान में एक ऐसा स्टेल्थ फाइटर उड़ रहा है जिसे सिर्फ एक पायलट नहीं बल्कि एक दूसरा क्रू मेंबर भी कॉम्बैट के दौरान कई अलग अलग ड्रोन्स और अनमैन्ड फाइटर जेट को कमांड करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यानी एक तरफ फाइटर जेट खुद दुश्मन से मुकाबला कर रहा है, दूसरी तरफ उसी एयरक्राफ्ट से जुड़े कई एआई पावर्ड ड्रोन अलग अलग टारगेट्स पर काम कर रहे हैं। और अगर रूस का ये प्रस्ताव भारत के साथ आगे बढ़ता है तो ये भारतीय वायुसेना की फ्यूचर एयर वॉरफेयर स्ट्रेटजी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है। तो रूस ने अपने Su-57 के ट्विन सीट वेरिएंट यानी Su-57D को भारत के सामने एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में पेश करने की बात कही है जो भविष्य में अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को हवा में कमांड कर सकेगा। और इस बार यह प्रस्ताव रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से आने की बात की जा रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे भारत के घातक यूकैप जैसे इंडिजिनस स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन के साथ जोड़ने की संभावनाएं भी सामने आई हैं। लेकिन आखिर Su-57D में ऐसा क्या खास है, आइए पूरी कहानी समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि Su-57D आखिर क्या है। रूस का Su-57 एक स्टेल्थ फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और इसका ट्विन सीट वेरिएंट Su-57D इस एयरक्राफ्ट को सिर्फ एक फाइटर की भूमिका से आगे ले जाने की कोशिश करता है। इसमें आगे वाला पायलट एयरक्राफ्ट को उड़ाएगा और कॉम्बैट करेगा, और जबकि पीछे वाला बैठा जो दूसरा क्रू मेंबर है ये मिशन मैनेजमेंट और अनमैन्ड सिस्टम को कंट्रोल करने जैसा काम करेगा। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो पीछे बैठा व्यक्ति एक तरह का एयरबॉर्न ड्रोन कमांडर बन सकता है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में अकेला फाइटर जेट हर काम नहीं कर सकता। एक एयरक्राफ्ट को एनिमी एयरक्राफ्ट डिटेक्ट करने हैं, दूसरे को रिकॉनेसेंस करनी है, किसी ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करनी है और किसी यूकैप को एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करना है। ऐसे में अगर एक फाइटर इन सभी अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स को कोऑर्डिनेट कर सके तो एक ही मिशन में काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी हासिल की जा सकती है। और रशिया पहले से ऐसा कर रहा है और इसका परीक्षण शुरू कर चुका है। रूस इस कॉन्सेप्ट को अपने S-70 ओकनिक बी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल के साथ विकसित कर रहा है। ओकनिक एक लार्ज स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे रिकॉनेसेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और प्रिसीजन स्ट्राइक जैसे मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। रूस ने Su-57 और ओकनिक के बीच मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कॉन्सेप्ट पर पहले भी काम किया है। इस व्यवस्था में Su-57 एक तरह का कमांड एयरक्राफ्ट बन सकता है और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को अलग अलग मिशन के लिए असाइन कर सकता है। मान लीजिए कि किसी मिशन के दौरान Su-57D को दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में पायलट को खुद टारगेट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं होगी। पीछे बैठा ऑपरेटर एक अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को उस एरिया की तरफ भेज सकता है। वह ड्रोन एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम को लोकेट कर सकता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कलेक्ट कर सकता है और मिशन के अनुसार स्ट्राइक भी कर सकता है। इस तरह पायलट का वर्कलोड भी कम होगा और पायलट या फाइटर खुद को अननेसेसरी डेंजर में डालने से बचा सकता है। लेकिन भारत के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, अगर हम इसकी भूमिका की बात करें तो भारत खुद फ्यूचर कॉम्बैट ड्रोन और लॉयल विंग मैन टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। सबसे चर्चित प्रोजेक्ट्स में से एक है DRDO का घातक यूकैप। घातक को एक स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में विकसित किया गया है या किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य फ्यूचर में हाई रिस्क मिशन को बिना मानव पायलट के अंजाम देना हो सकता है। इसके अलावा भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कैट्स वॉरियर जैसे लॉयल विंग मैन कॉन्सेप्ट पर भी काम कर रहा है। अब अगर रूस का Su-57D वास्तव में नॉन रशियन अनमैन्ड सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन के लिए पर्याप्त ओपन आर्किटेक्चर देता है तो थ्योरेटिकली ये भारतीय अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। और यही वजह है कि Su-57D को भारत के लिए एक संभावित स्टेल्थ मदरशिप की तरह देखा जा रहा है। मदरशिप का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ मदरशिप का मतलब किसी बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा मैन्ड फाइटर जो अपने साथ कई अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को कोऑर्डिनेट कर सके। कल्पना कीजिए कि एक Su-57D आगे उड़ रहा है और उसके आसपास कई स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स या लॉयल विंगमैन ड्रोन्स हैं। इनमें से एक रिकॉनेसेंस कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर रहा है, तीसरा एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर रहा है और चौथा किसी दूसरे टारगेट की निगरानी कर रहा है। इन सभी एसेट्स को अलग अलग ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से कमांड करने के बजाय एक एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म से कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा स्पीड और सर्वाइबिलिटी,
क्योंकि युद्ध के दौरान कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है और अगर ग्राउंड बेस्ड कंट्रोल स्टेशन जैम हो जाए या कम्युनिकेशन लिंक टूट जाए तो अनमैन्ड सिस्टम की इफेक्टिवनेस प्रभावित हो सकती है। लेकिन अगर कमांड प्लेटफॉर्म खुद कॉम्बैट जोन के करीब मौजूद हो तो डिसीजन मेकिंग काफ़ी तेज़ी से हो सकती है। और SU-57D के पीछे बैठा ऑपरेटर क्या करेगा, अब यह सवाल उठता है। देखिए, इस एयरक्राफ्ट के दूसरे क्रू मेंबर की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। वो ड्रोन को मिशन असाइन कर सकता है, टारगेट को रीटास्क कर सकता है, रिकॉन्सेंस डेटा देख सकता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट को कोऑर्डिनेट कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर मिशन के बीच में अचानक कोई नया एनिमी टारगेट सामने आता है तो ऑपरेटर किसी मैन्ड एयरक्राफ्ट को उस टारगेट की तरफ रिडायरेक्ट कर सकता है या मिशन से पहले पूरी तरह जो फिक्स्ड नहीं होगा ये, यानी कि AI और बैटलफील्ड डेटा की मदद से ड्रोन और रियल टाइम में नए इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। यही टेक्नोलॉजी फ्यूचर 6 जनरेशन वॉरफेयर के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो क्या भारत को SU-57D खरीदना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यही है। अब यहाँ पर आपको हम आगे कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे अपने मन में कि भारत इस समय इसको क्यों नहीं खरीद पा रहा है। देखिए, भारत के सामने एक तरफ इंडिजिनस प्रोजेक्ट हैं जैसे कि AMCA, घातक और कैट्स वॉरियर और तेजस मार्क 2, वहीं दूसरी तरफ SU-57D के जरिए एक रिलेटिवली न्यू टर्म मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कैपेबिलिटी देने की पेशकश रूस कर रहा है। अगर भारत SU-57D को अपनाता है और इसे अपने इंडिजिनस यूकैप के साथ सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर लेता है तो भारत को ऑपरेशनल कैपेबिलिटी अपने इंडिजिनस प्लेटफॉर्म के पूरी तरह मैच्योर होने से पहले मिल सकती है। लेकिन इसके साथ कई सवाल भी हैं। पहला सवाल है इंटीग्रेशन। क्या रशियन SU-57D भारतीय वेपन्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, डेटा लिंक और इंडिजिनस यूकैप के साथ पूरी तरीके से कंपैटिबल होगा? दूसरा सवाल है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। भारत से एयरक्राफ्ट खरीदने के बजाय फ्यूचर अपग्रेड्स और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर कितना कंट्रोल हासिल कर पाएगा? और तीसरा सवाल है, क्या भारत को एक फॉरेन फाइटर बेस्ड कमांड आर्किटेक्चर की ज़रूरत है? यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के पूर्व चीफ ऑफ एयर स्टाफ RKS भदौरिया सर ने इस प्रकार के किसी भी संभावित प्रोक्योरमेंट से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि हम SU-57 के विरोध में नहीं है, लेकिन भारत को ध्यान रखना होगा कि आज आप AMCA प्रोग्राम में अंतरिम समाधान के तौर पर SU-57 को लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय पर AMCA तैयार नहीं है। कल को मान लीजिए AMCA और डिले होता है तो फिर आप कहेंगे कि चलिए अभी 18 विमान लिए हैं, आगे चल के हम 36 ले लेते हैं, थोड़े और सही। फिर भगवान न करे AMCA में कुछ और डिले अगर होती है तो फिर ये संख्या आगे बढ़ बढ़ के 80 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में फिर आपके इंडिजिनस प्रोग्राम के लिए जो बजट है ये प्रभावित हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने सलाह दी है कि यहाँ पर विरोध नहीं किया जा रहा है। अगर हमें तत्काल ज़रूरत है तो ये निश्चित तौर पर विमान लेने चाहिए, लेकिन अगर अभी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इंडिजिनस प्रोग्राम्स को फास्ट ट्रैक करें। लेकिन अंतिम निर्णय क्या होगा वो तो इंडियन एयरफोर्स ही तय करेगी। आपको क्या लगता है, भारत को SU-57D लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? तो कुल मिलाकर SU-57D का कॉन्सेप्ट काफ़ी दिलचस्प है। एक तरफ स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर है, वहीं दूसरी तरफ AI इनेबल्ड ड्रोन्स और इनके बीच एक ह्यूमन ऑपरेटर जो पूरे फॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट कर सकता है। अगर भविष्य में ऐसा प्लेटफॉर्म भारत के घातक यूकैव और कैट्स वॉरियर के साथ आता है तो ये भारत के लिए प्लस पॉइंट होगा। लेकिन मैंने जो बातें कही हैं फिर उन चीज़ों में कोई भी प्रोजेक्ट इनकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।